अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का लेवल पता होना चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर जून में एग्जाम होगा तो अभी आपका एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, यानी कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और यही नहीं, हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब हम टेस्ट दे रहे होंगे तो हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और जब हम टेस्ट दे चुके होंगे उसके बाद आपको जो फाइनली एनालिसिस करनी है तो वो आपको टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है कि आप डेली इंप्रूव हो सको। तो आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का लेवल पता होना चाहिए, और वो लेवल आपको टेस्ट बहुत अच्छे से चीजें बताते हैं, आपकी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिससे आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखा है स्पीड एंड एक्यूरेसी। जनरली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उनमें कई बार ये दिक्कत आती है कि वो एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और वो सिर्फ एक्यूरेसी पर काम कर रहे हैं, और एक्यूरेसी पर काम करने की वजह से वो टोटल क्वेश्चंस ही जितने एग्जामिनेशन में आए हैं वो ही नहीं देख पाते, यानी कि सिर्फ 50% क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए और वो पूरा एक्यूरेसी से किए, तब भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये आपको बताते हैं कि आप किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी वाले हो जो बहुत फास्ट या जल्दी क्वेश्चन करता है और उसकी वजह से वो गलतियां करते हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट उस जगह पर करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर रहे हो तो आपको उस चीज को इंप्रूव करना है, आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको ये पता कैसे चलेगा आप किस कैटेगरी में आते हो? जितने आप मॉक टेस्ट दोगे वहां से आप ये एनालाइज करोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। अब कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार उसका ना थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं, कभी आपको एजर्शन रीजन ज्यादा दिख जाएगी, या कभी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इस बार तो नया सा पेपर आ गया। अब इस चीज के लिए तैयार करती है आपको टेस्ट सीरीज। जब आप बहुत सारे टेस्ट दे देते हो जिसमें आपको इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप पहले से ही तैयार होते हो कि किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ सकता हूं, किस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है। तो ये आप पहले ही अपने माइंड को ट्रेन कर देते हो और आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर ये नया नहीं लगता कि ये पैटर्न बदल गया है या क्वेश्चन बदल गया है, क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड को ट्रेन करके रखा है कि किन क्वेश्चंस पर आपको कितना टाइम देना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम का डर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जब हम सेंटर के बाहर पहुंचते हैं तो हमें इतना डर लगता है, हमें लगता है हम सब कुछ भूलने लग गए, और इसी की वजह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें आते हुए भी भूल जाते हैं और हम क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। ये एग्जाम का डर कैसे कम हो सकता है? देखिएगा, अब एग्जामिनेशन हॉल वाला जो आपका एनवायरनमेंट है वो हमें पहले ही अपने घर पर तैयार करना है। अगर मैं डेली मॉक टेस्ट दे रही हूं और एक लैपटॉप एक कंप्यूटर के सामने सेम उसी पैटर्न में जैसा हमारा एग्जाम होने वाला है, जब आप वो मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जब आप पेपर में जाओगे ना आपको नया सा नहीं लगेगा कि कुछ नया हो रहा है आपके साथ। सेम चीज आप बहुत टाइम से कर रहे होंगे अपने घर पर, सेम एनवायरनमेंट में बैठकर वैसे ही मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और उसी सेम माइंड सेटअप से आप पेपर देने जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। पेपर वाले दिन जिनको डर लगता है उनका डर कम हो जाता है जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देते हो। ठीक है, अब लास्ट आता है ट्रेन आवर माइंड, यानी कि देखिएगा, जब मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रही होती हूँ तो मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन जब हम रिवाइज नहीं करते भूलता जाता है और 3-4 महीने के बाद ऐसे लगता है कि ये तो कुछ नया ही था, पता नहीं हमने सीखा कब था, भूल ही जाते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। अब देखिएगा, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन जब पीवाईक्यू किए तो सारे बन गए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यूज किए वो भी सारे बन गए। लेकिन जब 3-4 सब्जेक्ट्स एक साथ देखे, एक का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, एक का न्यूमेरिकल, एक का डाटा वाला क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, जब इन सारे क्वेश्चंस के साथ एक साथ डील करना है, आपको देखना है क्या वो आप डील कर पा रहे हो। क्या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपका, अगर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के साथ 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, क्या आप उसके लिए ट्रेन हो?
तो वो आप अपनी अगर जितने मर्जी नोट्स पढ़ते जाओ, जितने मर्जी नोट्स रिवाइज करते जाओ, उससे आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला इस पॉइंट पर। तो जितने ज्यादा हम टेस्ट देंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड ट्रेन हो जाएगा रिगार्डिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कैसे डील करना है, जब भी एग्जाम में हमसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाएंगे। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात, इंपॉर्टेंस हमने जान ली। अब इंपॉर्टेंस के बाद पॉइंट आता है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं या फिर जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले मुझे किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले की बात करते हैं। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले इस बात की श्योरिटी आपको होनी चाहिए कि आपने एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तभी आप अपना ये टेस्ट देना स्टार्ट करिए। और मैं मानकर चल रही हूँ कि अगर जैसा आप जानते हैं कि जून में हमारा एसएससी जेईई का एग्जाम हो सकता है, तो अगर जून में एग्जाम होगा तो अभी आपका एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बिफोर अटेम्प्टिंग आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सिलेबस हमने पढ़ लिया है एग्जाम स्पेसिफिक और एटलीस्ट 50% सिलेबस कवर हो गया है। ठीक है, अब इसमें मोस्ट हाईली वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, मैं ये मानकर चल रही हूं। तो अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपने क्या किया, जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी कवर हैं उन सब्जेक्ट्स के आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो एटलीस्ट इन 15 दिन में आप 10 ऐसे टेस्ट दीजिए जो सब्जेक्ट्स आपके कवर हो चुके हैं। अब उनको रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हम सिर्फ नोट्स ऐसे पढ़ते जाएंगे उससे आपकी रिवीजन या उससे आपको अपनी कमियां नहीं पता चलेगी। आपको क्या करना है, जो आपने ऑलरेडी मतलब सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं उन सब्जेक्ट्स का आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। मान लो 1 से 15 अप्रैल तक आप 10 टेस्ट दे देते हो सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद हम बात करते हैं 15 अप्रैल के आगे, तो 15 अप्रैल से मान लीजिए 30 अप्रैल तक बचे 15 दिन। इन 15 डेज में अब आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रनिंग है, जो आप अभी कवर कर रहे होंगे, उन सब्जेक्ट्स का भी लेटेस्ट पैटर्न पता होने के लिए आपको ये सेम जो सब्जेक्ट्स रनिंग है, जो कंप्लीट होते जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट वाइज को पीछे नहीं छोड़ना है, उनको भी अटेम्प्ट करते जाना है। लेकिन अब आप एक काम करेंगे, इन 15 दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ रखेंगे। कोई 2 सब्जेक्ट या कोई 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लीजिए जो आप इन 15 दिन में रिवाइज कर चुके हो, और आप उन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के इन 15 दिन में एटलीस्ट 10 टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग को यह पता चल गया कि हाँ, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के कितनी चीजें आपकी कमियां हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के जब क्वेश्चंस देखते हो तो कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। जो रिवाइज करना है अपने नोट्स पे जाकर एक बार उनको चेक कर लो। तीसरी बात आती है कि इसके बाद जब आप मई का मंथ देखोगे तो आप 1 मई से 25 मई तक ये प्लान कर सकते हो कि इन 25 दिन में कम से कम आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और ये फुल लेंथ टेस्ट आपको बिल्कुल सीरियस होकर अटेम्प्ट करने हैं और ऐसा आपको एनवायरनमेंट बनाना है जैसे कि आप अपने एक्चुअल में एग्जाम देने जा रहे हो। अब ये तो था कि आप टेस्ट देने से पहले क्या करना है, सिलेबस कवर होना चाहिए, और ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठूंगी तो उससे पहले हमें क्या करना है, एटलीस्ट अपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही रिवीजन करके टेस्ट देना है। डिटेल वाले नोट से अगर रिवीजन करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी अपने तैयार रखने होंगे। अब अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमें लगता है इसके तो हमने इतने बार प्रैक्टिस की है, ये तो हमसे बनना ही चाहिए, और उसमें हम अपनी ईगो ले आते हैं। तो आपको देखना है जब आप टेस्ट दे रहे हो, कहीं ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिए, जिसमें मैंने 3 मिनट वेस्ट कर दिए। तो ड्यूरिंग जब आप टेस्ट दे रहे हो या आप तभी एनालिसिस कर लोगे साथ साथ कि ऐसा क्वेश्चन है लेकिन इसमें टाइम लग रहा है तो आपको स्किप करना है। ऐसे नहीं कि अपनी सारी ईगो आप उसी क्वेश्चन में डाल दो कि ये तो मैं आज करके ही जाऊंगा। उसने भी 1 मार्क ही, उसने भी उतना ही नंबर आपको देना है जितना कोई और क्वेश्चन देगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो जब टेस्ट दोगे, एक तो किसी क्वेश्चन में ईगो नहीं लानी है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे ऑप्शंस देखकर भी बन जाते हैं। तो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करो तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं
जो न्यूमेरिकल्स के लिए बिना कैलकुलेशन के आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हो। तो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन में न्यूमेरिकल अगर आया है तो पूरा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि कोई वैल्यू पुट करने से क्वेश्चन का आंसर बन जाए, है ना। तो आपको ड्यूरिंग जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको सारे क्वेश्चंस उस 2 आवर्स की ड्यूरेशन में देख लेने हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में आप 50 क्वेश्चंस ही देख पाए, ओनली 80 क्वेश्चंस ही देख पाए और बाकी क्वेश्चन को रीड करने का भी टाइम नहीं मिला। तो आपको एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत आसान क्वेश्चन छूट जाए किसी ऐसे क्वेश्चन की वजह से जिसमें आपने ज्यादा टाइम लगा दिया है। तो जितने भी टोटल क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चन एक बार जरूर आपको उस 2 आवर्स की ड्यूरेशन में देखने हैं। तो इसका मतलब आपको अपना टाइम बचाना है। कैसे बचाना है? वो ड्यूरिंग द टेस्ट आपको पता चलेगा किन क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है। अब आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, इसके बाद आता है आफ्टर। तो यानी कि इसके बाद हमें करनी है एनालिसिस। तो अब एनालिसिस कैसे करेंगे? अब एनालिसिस करनी है, सबसे पहले देखोगे कि क्या हम कहीं पर कॉन्सेप्चुअल तो नहीं वीक थे। कॉन्सेप्चुअल वीक होंगे अगर, तो आप क्या करिएगा, इस टॉपिक को फिर से पढ़िएगा और इसी टॉपिक को फिर से रिवाइज किएगा करना है आपको, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपको लग रही है, उस टॉपिक की थ्योरी पर जाइए और सिर्फ आप उसको ही पढ़िए। दूसरी चीज आप देखिएगा, जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपसे आगे थे। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आगे, आपको पता चलेगा कि अगर कोई और स्टूडेंट इसको कम टाइम में कर सकता है तो इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसको ढूंढना है आपको, यानी कि कोई ट्रिक बनानी है। अगर कॉन्सेप्चुअल या कोई ऐसा डाटाबेस क्वेश्चन था जो सोचने में आपको बहुत टाइम लगा, तो ट्रिक्स बनाइए कि आपका भी कम टाइम में सॉल्व हो सके। तो बाद में एनालिसिस करनी है कि कौन से क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया। उस तरह के क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन हॉल में पहले ही जानते होंगे कि मॉक टेस्ट में मैं ये गलती करता था तो एग्जाम में मुझे ये गलती नहीं करनी है। तीसरी चीज आपको देखनी है न्यूमेरिकल पार्ट। कई बार आप क्या करते हो, जो कैलकुलेशन वाला चीज है ना, उस कैलकुलेशन में गलती करते हो। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा कि जब मैं नेक्स्ट टेस्ट दूंगा तो उसमें मैं ये सेम कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करूंगा जल्दबाजी की वजह से। तो आपको इस चीज को इंप्रूव करना है। कई बार क्या होता है कि आपने सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े होते किसी चैप्टर के या किसी सब्जेक्ट के, और उसकी वजह से आप लैग कर जाते हो। आपने देखा यार ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं चला मुझे कहां से आ गया, है ना। तो इसका मतलब आपने जो सिलेबस है अगर वो पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, तो अगर कोई टॉपिक आपको नया लग रहा है तो आप उस टॉपिक की थ्योरी पर जाइए। और निराश होने की बात नहीं है कि यार ये टॉपिक नहीं आया, ये मैंने कॉन्सेप्चुअल गलती कर दी तो मैं पेपर में भी करूंगा। मैं आपको बता देती हूं कि जो आप मॉक टेस्ट में गलती करते हो, आपको वहीं से तो सीखना है। वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट अभी आना है, उसके लिए हम इंप्रूव कर रहे हैं। उसी के लिए तो हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं। तो आप डीमोटिवेट जो बात कर देते हो ना कि मॉक टेस्ट देते हैं नंबर कम आते हैं, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। भाई डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को सीखना है, अपना लेवल इंप्रूव करना है डेली, अपनी गलतियां। अब इसीलिए तो टेस्ट दे रहे हैं ताकि हमें अपनी गलतियां पता चल सके। अब ये नहीं है कि जो मॉक टेस्ट का रिजल्ट होगा वही आपका फाइनल रिजल्ट भी होगा। फाइनल रिजल्ट आपकी इस प्रैक्टिस पर और कितना आपने गलतियों से सीखा है, आपको उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा आज के सेशन में कि आपको कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो कम से कम आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने होंगे, सेम उसी एनवायरमेंट कंडीशन में जैसा आप लोगों का पेपर होता है, सेम उसी टाइम ड्यूरेशन में। और कोई नोट्स ओपन नहीं करने हैं कि मैं देख लेता हूं इसका आंसर क्या होगा। अपने साथ लॉयल होकर आपको सारे टेस्ट देने हैं। अगर आप इस तरीके से टेस्ट देते हो, एनालिसिस करते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट फुल लेंथ टेस्ट, तो आप देखना आपकी तैयारी का अगर लेवल यहां है तो ये लेवल बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक अच्छी रैंक लेकर आते हैं, तो उनकी रैंक लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है, बहुत ज्यादा अपने एनालिसिस किया होता है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। वो डिमोटिवेशन उनको भी कभी ना कभी आई होती है, लेकिन वो उसको दबाकर उस पर काम करते हैं, अपनी गलतियों पर काम करते हैं। तो आपको भी अपनी गलतियों से सीखना है। आपको ये फाइनल रिजल्ट नहीं मान लेना है कि भाई यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। आई होप आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप अपनी तैयारी
तैयारी अच्छे से करिएगा और रिवीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा, और जब मॉक टेस्ट देंगे तो उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मिलते रहेंगे और किसी सेशन में, और आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए।